जब हम यूनानी दर्शन की शुरुआत देखते हैं तो हमें सबसे पहले उस सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल को समझना जरूरी है जिसमें ये विचारक पैदा हुए। यह कोई सामान्य माहौल नहीं था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व दुनिया के लिए एक बड़ा मोड़ थी। उसी समय दुनिया के अलग अलग हिस्सों में महान विचारक उभर रहे थे, जैसे चीन में कन्फ्यूशियस, भारत में बुद्ध, ईरान में जरथुस्त्र। हर जगह लोग पहली बार धर्म से बाहर सोचने लगे थे। वे सिर्फ पूजा धर्म तक सीमित नहीं रहे, बल्कि जीवन, नैतिकता, सत्ता और सत्य पर सवाल करने लगे। इसी समय फारस का साम्राज्य बहुत शक्तिशाली बन चुका था। साइरस और फिर डेरियस ने एशिया माइनर में स्थित यूनानी बस्तियों, जिन्हें आयोनिया कहते थे, पर कब्जा कर लिया। यह वही क्षेत्र है जहां दर्शन, विज्ञान और गणित की शुरुआत हुई। जब फारसियों ने इन शहरों पर दबाव डाला, तब दार्शनिक और बुद्धिजीवी शरणार्थी बनकर पूरे यूनान में फैल गए। इसका असर यह हुआ कि यूनानी ज्ञान धीरे धीरे पूरे ग्रीस में पहुंच गया। इसे आज हम वैसा ही समझ सकते हैं जैसे आज कोई प्रोफेसर विदेश जाकर किसी देश में पढ़ाने लगे और वहां ज्ञान फैल जाए। यूनान का भूगोल और छोटे शहर राज्य, उस समय यूनान कोई एक बड़ा देश नहीं था। ये छोटे छोटे शहर राज्यों, सिटी स्टेट्स में बटा हुआ था। एथेंस, स्पार्टा, कोरिंथ, आर्केडिया और कई अन्य। स्पार्टा सैन्य ताकत में महान, लेकिन कला, दर्शन और विज्ञान में कमजोर। कोरिंथ बहुत अमीर, व्यापार में निपुण, लेकिन महान दार्शनिक नहीं। आर्केडिया ग्रामीण और पहाड़ी इलाका, जहां लोग इसे स्वर्ग कहते थे। असल में वहां अंधविश्वास, मानव बलि और जादू टोना आम था। इस भूगोलिक विभाजन का बड़ा महत्व था। पहाड़ियां और अलग अलग इलाके यह सुनिश्चित करते थे कि हर नगर राज्य स्वतंत्र और अलग पहचान वाला हो। यही कारण है कि हर शहर राज्य की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संरचना अलग थी। प्रिमिटिव रिलीजन, आदिम धर्म। यूनानी धर्म की शुरुआत बहुत कच्ची और प्रकृति प्रधान थी। शुरुआती धर्म व्यक्ति का नहीं, बल्कि कबीले का धर्म था। मकसद स्पष्ट था, फसल अच्छी हो, पशु बढ़े, बच्चों की संख्या बढ़े। इसके लिए जादुई और सामूहिक अनुष्ठान होते थे। सर्दियों में सूर्य को कमजोर न पड़ने देने के लिए रस्में होती थीं। वसंत और कटाई के समय बड़े उत्सव होते थे। इन अनुष्ठानों में लोग खुद को समूह का हिस्सा मानते थे। पवित्र जानवरों और कभी-कभी मनुष्यों की बलि दी जाती थी। यूनानी इतिहास में मानव बलि पहले भी प्रचलित थी। हालांकि समय के साथ अधिक सभ्य और शांत अनुष्ठान भी पैदा हुए, जैसे एल्यूसीनियन मिस्ट्रीज, जो खेती और जीवन के चक्र से जुड़ी थीं। होमर और साहित्य का योगदान। होमर को यूनानी सभ्यता की पहली महान रचना माना जाता है। इलियड और ओडिसी के लेखक के रूप में उसकी पहचान है। होमर के बारे में हम पूरी तरह निश्चित नहीं हैं। ये संभव है कि होमर एक व्यक्ति नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों के कवियों का नाम हो। इन महाकाव्यों का निर्माण 750 से 550 ईपू के बीच हुआ। महत्वपूर्ण बात यह है कि होमर की कविताएं आम जनता के लिए नहीं थीं, बल्कि एक सभ्य अभिजात वर्ग, एरिस्टोक्रेसी, का दृष्टिकोण दर्शाती थीं। ये कविताएं नैतिक शिक्षा नहीं देती, बल्कि मानव स्वभाव को जैसे का तैसा दिखाती हैं। होमर ने पुराने डरावने और कबीलाई मिथकों को साफ किया और उन्हें ज्यादा तर्क संगत, सभ्य और शालीन बनाया। इसके देवता भी इंसानों जैसे हैं, अमर और शक्तिशाली, लेकिन नैतिक आदर्श नहीं। कभी कभी उनका मजाक उड़ाया जाता है। असली भावना ज्यादा फेट, भाग्य और नेसेसिटी, आवश्यकता से जुड़ी है। यही विचार बाद में प्राकृतिक नियमों और विज्ञान की नींव बनता है। बखिच धर्म और अनुभवात्मक उत्सव। प्राचीन यूनान में बखिच धर्म, डायोनिसस, बखस का पूजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं थे। यह भावनात्मक मुक्ति का तरीका था। रोजमर्रा की जिंदगी में इंसान विवेक और जिम्मेदारी के जेल में फंसा रहता था। बखिच अनुष्ठान सिखाता था कि कभी-कभी हमें अपने भीतर भगवान की उपस्थिति अनुभव करनी चाहिए, ताकि जीवन के बंधनों और मानसिक दबावों से मुक्ति मिले। इस अनुभव में संतुलन और खतरा दोनों है। केवल बाखस के उत्साह में जीना खतरनाक है और केवल विवेक में जीना उबाऊ। यही इतिहास का संघर्ष है। प्रूडेंस, सावधानी, विवेक बनाम पैशन, भावना, उत्साह, सभ्यता बनाम सहज जीवन,
सिविलाइजेशन वर्स इंस्टिंक्ट। सभ्य इंसान मेहनत करता है, नियम मानता है, इच्छाएं नियंत्रित करता है। लेकिन इसका परिणाम क्या है? भावनाएं दबती हैं, जीवन बोझिल बन जाता है। बाकस का धर्म यही बताता है, नियम तोड़ो, भावनाएं जियो, जीवन महसूस करो। यूनानी दर्शन यहीं से जन्म लेता है। एक तरफ तर्क, नियम और विज्ञान, दूसरी तरफ भावना, रहस्य और जीवन का उन्माद। प्री सोक्रेटिक दार्शनिक इसी सवाल से जूझते थे। जीवन को समझें कैसे? केवल तर्क से या भावना से भी? यही संघर्ष पश्चिमी दर्शन की जड़ बनता है। लेखन का विकास और फोनीशियन प्रभाव। यूनानी लेखन फोनीशियनों से आया। फोनीशियन लोग समुद्री व्यापारी थे और मिस्र बाबुल दोनों सभ्यताओं से जुड़े थे। उन्होंने वर्णमाला विकसित की, जिसे यूनानी लोगों ने लिया और उसमें स्वर जोड़े। यह बदलाव बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि भाषा को स्पष्ट, सटीक और दार्शनिक विचारों के लिए उपयुक्त बनाया गया। बिना लेखन के विज्ञान, दर्शन और इतिहास असंभव थे। मिनोअन और माइसीनियन सभ्यताएं। क्रीट की मिनोअन सभ्यता जीवन और उत्साह से भरी थी। कला रंगीन और गतिशील थी। धर्म सहज और प्रकृति प्रधान था। बैल क्रीड़ा जैसे उत्सव जीवन के उत्सव और धर्म का मिश्रण थे। लगभग 1400 ईसा पूर्व में क्रीटन महल नष्ट हुए और माइसीनियन सभ्यता ने उसकी जगह ली। माइसीनियन समाज युद्ध और सुरक्षा पर केंद्रित था। कला क्रीटन शैली से प्रभावित थी। यूनानी आक्रमणों ने मिनोअन और इंडो यूरोपियन धर्म का मिश्रण तैयार किया, जो आगे चलकर यूनानी धर्म का आधार बना। निष्कर्ष, पूर्व सोक्रेटिक यूनानी दर्शन उसी माहौल में जन्मा। एक जगह जहां धर्म, अंधविश्वास, तर्क और भावना लगातार टकरा रहे थे। लेखन, साहित्य, समुद्री व्यापार, भूगोल, नगर राज्य की स्वतंत्रता और सामाजिक विविधता, ये सभी कारक मिलकर उस बौद्धिक विस्फोट का आधार बने, जिसे हम यूनानी दर्शन और पश्चिमी विज्ञान के प्रारंभ के रूप में जानते हैं। अगला कदम यह देखना होगा कि थेल्स, हेराक्लाइट्स और पाइथागोरस जैसे दार्शनिक इस पूरी पृष्ठभूमि में कैसे खड़े हुए और कैसे उनके विचार विज्ञान और तर्क की नींव बने। अगर आप चाहें, मैं अगले सेक्शन को थेल्स और अन्य प्री सोक्रेटिक दार्शनिकों पर एकदम क्लासरूम स्टाइल, उदाहरण और अर्थ सहित ऑडियो बुक स्टाइल व्याख्या में तैयार कर दूं, ताकि पूरे यूनानी दर्शन का प्रवाह एकदम समझ में आ जाए।